हे एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि आते हैं जावास्क्रिप्ट से। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ES6 जो कि जावास्क्रिप्ट का एक नया तरीका है लिखने का। चिंता मत कीजिए, इसमें सारी चीज़ चेंज नहीं हुई है, सिर्फ इसमें कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें है क्या। देखो, ES6 को 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ES6 है क्या? कोई जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है? नहीं। कोई जावास्क्रिप्ट लिखने का नया तरीका है? बिल्कुल भी नहीं। तो है क्या? ES6 कुछ फीचर्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस हुए थे 2015 में, और हम इतने पीछे हो जा रहे हैं समय में। जो समझो, जो ये फीचर्स थे ना, ये ग्राउंड ब्रेकिंग थे। इन्होंने चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर दिया था, और इस शब्द पर ध्यान देना है कि ट्रांसफॉर्म किया था, कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं किया था कि आज हम वेरिएबल को ऐसे लिख रहे हैं, अगर हम VAR वेर करके लिख रहे हैं तो इसमें आई लगा दो। नहीं नहीं नहीं, हमने बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया था। हमने बोला था कि अब वेर यूज़ नहीं करना, हमको यूज़ करना लेट एंड कॉन्स्ट। हाँ जी, लेट एंड कॉन्स्ट यूज़ करते हैं हम आजकल जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। मैं आपको इसके एडवांटेजेस बताऊंगा, और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि भाई लेट एंड कॉन्स्ट कैसे अच्छा है वेर से। सो बेसिकली ES6 फीचर्स है जावास्क्रिप्ट के जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 में, और उसी के आज हम टॉप 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि बिगिनर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्टार्ट करेंगे ट्यूटोरियल को लेट एंड कॉन्स्ट से, जो कि एक नया तरीका है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। देन हम जाएंगे एरो फंक्शंस पे, जो कि अगेन एक ट्रांसफॉर्मेटिव वे है, मतलब एक बदला हुआ तरीका है फंक्शंस डिक्लेयर करने का, फंक्शंस यूज़ करने का। आप इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एडवांस टॉपिक्स सच एज प्रोमिसेस, कॉलबैक्स में या एसिंक जावास्क्रिप्ट में। और ये एक काफ़ी मॉड्यूलर वे है फंक्शंस को डिक्लेयर करने का, फंक्शंस को यूज़ करने का। एंड मॉड्यूलर वे यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है कोड में? वो आपके कोड को सिंपली रीडेबल अच्छा बनाता है, आपके कोड को वो पढ़ने में आसान बना देता है, आपके कोड को वो मेंटेनेबल बनाता है। देन हम इसके बाद पढ़ेंगे डी स्ट्रक्चरिंग। देखो, डी स्ट्रक्चरिंग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे पढ़ने में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट काफ़ी है। डी स्ट्रक्चरिंग में आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो आप ये समझ लो कि आपको एरेज और ऑब्जेक्ट्स का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि एरेज और ऑब्जेक्ट्स होता क्या है। अगर आपको ये आता है तो फिर डी स्ट्रक्चरिंग तो हम पढ़ लेंगे। बेसिकली इसमें हम एरे या ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करना सीखेंगे कि वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस करते हैं। आई नो आपको अभी आता होगा वैल्यूज़ को एक्सेस करना, ये एलिमेंट्स एक्सेस करना एरे के, कि हम तो उसका इंडेक्स पास करके एरे के एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट में हम प्रॉपर्टी नेम से कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड, बट हमारे पास इससे एक बेटर वे है, और मैं आपको एक स्पॉइलर देता हूँ। मुझे आप आंसर करो कि अगर आपको एरे के सारे एलिमेंट एक ही बार में बेसिकली एक्सेस करने, एक्सट्रैक्ट करने, तो आप कैसे करोगे? अभी आपके पास उसके लिए कोई तरीका नहीं होगा, बट आफ्टर लर्निंग डी स्ट्रक्चरिंग आपके पास तरीका होगा। और फिर हम अपने मूव करेंगे वीडियो के एंड में, जहाँ पे कि दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। एक है रेस्ट ऑपरेटर, एक है स्प्रेड ऑपरेटर। माइनस प्लस की तरह मान सकते हो, एकदम अपोजिट काम करते हैं, ठीक है, बिल्कुल माइनस प्लस की तरह है। मैं वहाँ अभी आपको बताऊंगा आगे वीडियो में कि कैसे अलग हैं। सो रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर का भी काम हम काफ़ी ज़्यादा करते हैं, और आजकल तो बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी रिपोजिटरी में या किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप कोड पढ़ रहे हैं तो बिना रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर के काम नहीं बनता। अगर आप किसी फ्रेमवर्क जैसे कि रिएक्ट JS के साथ भी काम कर रहे हैं तब भी वहाँ रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एरो फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली टॉप 5 कॉन्सेप्ट हैं, ये किसी भी बिगिनर के लिए जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको पता होने चाहिए, आप इनको मिस नहीं कर सकते। सो विदाउट फर्दर डू सीधा चलते हैं ट्यूटोरियल में, समझते हैं कॉन्सेप्ट को वन बाय वन। एकदम डिटेल में समझाया है, बहुत प्यार से समझाया है, धीरे धीरे बिगिनर्स के लिए एकदम ईजी करने का ट्राई किया है। चाहे वो वेरिएबल डिक्लेरेशन हो, लेट एंड कॉन्स्ट कैसे बेटर है, इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, वो भी मैंने कवर किया है। एरो फंक्शंस तो मैंने आधा पौन घंटे तक बहुत अच्छे से समझाया तुमको, एक एक चीज़ उसके बारे में डिटेल में समझाइए, तो इंटरव्यू में अगर आ गया तो तुम बिल्कुल किल करके आओगे। सेम डी स्ट्रक्चरिंग एंड सेम गोज फॉर रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर। सो चलो स्टार्ट करते हैं यार। इसका ये पार्ट 1 है जिसमें 5 कॉन्सेप्ट है, पार्ट 2 आएगा जो कि एडवांस लर्नर के लिए, तो पहले ये सीख लो और फिर फ्यूचर में उस पार्ट को भी देख लेना। सो चलो सीधा डाइव इन करते हैं अपने ट्यूटोरियल में। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर ट्यूटोरियल विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज लेट एंड कॉन्स्ट। सो देखो, लेट एंड कॉन्स्ट हमारे पास 2 न्यू मेथड थे जिसके थ्रू हम अपने लिए वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते थे जावास्क्रिप्ट में। अभी तक तो हम क्या यूज़ कर रहे थे? अभी तक हम यूज़ कर रहे थे वेर, जो कि हमारा पुराना मेथड था और एक ट्रेडिशनल चला आ रहा था, लेकिन इसके कुछ शॉर्टकमिंग्स थे, कुछ खामियां थी, इसलिए लेटर कॉन्स्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेटर कॉन्स्ट में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें थी जो कि हमें देखने को मिलती थी, जैसे कि वो ब्लॉक स्कोप था, उसका मतलब भी बताऊंगा ब्लॉक स्कोप का क्या मतलब होता है। या फिर लेटर कॉन्स्ट में आपके पास काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थी, जैसे आप कॉन्स्ट में एक बार वेरिएबल को अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो आप उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो ये आपके एरर को नहीं होने देता था, जल्दी से आपके एरर बचते थे, और काफ़ी चीज़ें थी। तो हम स्टार्ट करते सबसे पहले सिंटैक्स समझना, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो देखो, वेर से तो हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, लाइक दिस, वेर इक्वल्स टू दिस, और हम इसको कुछ भी वेरिएबल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ, ठीक है, वेर वेरिएबल नेम एंड इक्वल्स टू दिस। तो इस तरीके से हम अपने वेर को यूज़ करके डिक्लेयर करते थे, लेकिन हमारे पास 2 नए मेथड आए थे, जो कि था लेट, इसको हम ऐसे बोलते हैं, एंड कॉन्स्ट। कॉन्स्ट बेसिकली स्टैंड्स फॉर कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो देखो, लेट से कैसे डिक्लेयर करते हैं, कुछ भी चेंज नहीं है यार, वेर की जगह बस आपको लेट यूज़ करना है। जैसे इस तरीके से मान लो लेट
वेरिएबल नेम देना है, मान लो आपको नेम आपने दिया और इसको आप किसी भी टाइप का डेटा टाइप दे सकते हो। वही जनरल रूल फॉलो होते हैं जो अभी तक हो रहे थे, मतलब जो वेर के साथ हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि इसके साथ कोई नया आपके पास डेटा टाइप आ गया या फिर कोई ऐसा डेटा टाइप है कि जो आप इसमें डिक्लेयर नहीं कर सकते। आप हर तरीके का डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं, स्ट्रिंग, बुलियन, नंबर, एवरीथिंग। सो मान लो मैं यहाँ पे इसको एक नंबर देता हूँ 12, और इसको हम यूज़ भी इसी तरीके से कर सकते हैं। मैं इसको कंसोल करा के देख लेता हूँ, console.log एंड नेम। तो देखो मेरे पास यहाँ पे कंसोल भी हो गया। तो इस तरीके से हम लेट को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेट को यूज़ करके वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास कॉन्स्ट होता है जिसको हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं, अगर उसकी हम फुल फॉर्म देखें तो, बट जनरली हम उसको कॉन्स्ट प्रोनाउंस करते हैं और कॉन्स्ट ही हम उसको लिखते हैं इस तरीके से, कॉन्स्ट। और मैं इसमें एज देता हूँ एज, ठीक है। एज के नाम पे मान लो मैंने इसको दे दिया 18। अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा कि अगर मैं एज को यहाँ पे प्रिंट करा कर देखता हूँ, कंसोल करा कर देखता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 18 आ गया। तो देखा यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के, वन इज़ नेम एंड वन इज़ एज। अच्छा, इसको यूज़ करके आप एरे वगैरह भी डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे इसको एरे को भी असाइन कर सकता हूँ और इसमें मैं एरे में कुछ भी पास कर सकता हूँ। एरे का वही रूल फॉलो होगा जो होता आ रहा है, बट मैं इस वेरिएबल में एक एरे को भी असाइन कर सकता हूँ वेरिएबल को। और जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो मेरे पास एक एरे कंसोल में आ जाएगा। ओके, नाउ इनके फ़ायदे क्या हैं? तो इसके फ़ायदे देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इफ और एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। तो देखो इन दोनों को ना लेट एंड कॉन्स्ट को ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल बोला जाता है। और ये आपसे इंटरव्यू में पूछा भी जाएगा कि लेट और कॉन्स्ट जो है वो वेर से किस मायने में या क्या क्यों बेटर है। तो आप वहाँ पर यही आंसर दोगे कि बिकॉज दे आर ब्लॉक स्कोप्ड, तो हमारे एरर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो कॉन्स्ट है, अगर आपने यहाँ पे एक बार एज डिक्लेयर कर दी तो आप इसको कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर मैं इसको ट्राई करूँगा मॉडिफाई करने का तो ये मुझे एरर दे देगा कि भाई ये पॉसिबल है ही नहीं। देखो ये पॉसिबल है ही नहीं, आप इसको ऐसे कर ही नहीं सकते। यहाँ पर आ गया कि असाइनमेंट एरर, टाइप एरर 5 में, क्योंकि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। जबकि मैं इस नेम को रीडिक्लेयर कर सकता हूँ लाइक दिस। मैं नेम को बोल सकता हूँ कि भाई मुझे इसको पीयूष नाम देना है। तो यहाँ पर ये तो हो सकता है, मैं बस इसको अभी ऐसे करता हूँ। तो देखो मेरा नेम रीडिक्लेयर हो सकता है लेकिन मेरा जो कॉन्स्ट है वो रीडिक्लेयर नहीं हो सकता। तो रीडिक्लेरेशन तो पॉसिबल है ही नहीं कॉन्स्ट में। तो आप कॉन्स्ट में ज़्यादातर उस टाइप की वेरिएबल्स रखते हैं, उस टाइप का डेटा रखते हैं जो कि आप चाहते हैं पूरी एप्लीकेशन में कभी भी चेंज ना हो, कैसे भी चेंज ना हो। मान लो आपकी API कॉल करनी है, अगर आपको नहीं पता है, डोंट गेट कन्फ्यूज, आप ऐसा डेटा रखते हैं जो आप चाहते हैं कि आपकी पूरी एप्लीकेशन में दोबारा से रीडिक्लेयर होकर चेंज ना हो पाए। और हम दूसरा इसका देखते हैं कि ब्लॉक स्कोप होते हैं। हम इसका मतलब देखने का ट्राई करते हैं। मान लो मेरे पास एक स्टेटमेंट है इफ़ एंड एल्स वाली। मैंने कहा इफ़ एनी कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पे हम कोई भी कंडीशन को ट्रू बोल देते हैं। तो आप क्या कीजिए कि लेट x इक्वल्स टू 10, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ console.log 10 या फिर x, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक इफ स्टेटमेंट लिखी और ये ब्रैकेट में हम उसकी कंडीशन देते हैं। आपको पता होना चाहिए, ये प्रीरिक्विजिट है आपके लिए, वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, और इफ एल्स क्या है, तभी आपको लेट एंड कॉन्स्ट समझ में आएगा। उसके बाद मैं अब क्या करना चाहता हूँ कि इसके बाहर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ console.log x। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो मेरे पास पहले तो यहाँ पे x आ गया, जबकि आ रहा है मेरी लाइन नंबर 3 से, जो कि मैं इफ़ ब्लॉक के अंदर दे रहा हूँ। इसका ब्लॉक क्या है, बेसिकली इसके करली ब्रेसेस के अंदर इसका ब्लॉक है। लेकिन बाहर से जब मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ मैं नहीं कर पा रहा और ना मैं कर सकता, क्योंकि ये जो लेट हमने डिफाइन करा है ये ब्लॉक स्कोप है। ब्लॉक का सिंपल मतलब होता है कि या तो वो फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, या फिर वो इफ़ एल्स के अंदर डिफाइंड है, या फिर वो ट्राई और कैच के अंदर डिफाइंड है। मतलब जिनके अपने ब्लॉक होते हैं, अगर वो उसके अंदर डिफाइंड है तो जो उसका स्कोप है, जो उसकी औकात है, या उसके साथ जो छेड़खानी हो सकती है वो सिर्फ उसके स्कोप के अंदर हो सकती है। उसके स्कोप के बाहर पॉसिबल नहीं है, ना ही उसको एक्सेस करना, मॉडिफाई तो बहुत दूर की बात है। अगर मैं यहाँ पे इसी तरीके से अगर मैं वेयर से इसको डिक्लेयर करता हूँ तो देखो अब क्या होगा। अब मेरे पास दोनों कंसोल लॉग आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास 3 में भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, कंसोल कर रहा हूँ, और 6 में भी। तो ये वेयर की एक शॉर्ट कमिंग थी कि यार आप इसको बाहर से भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता था कि मेरे को क्या करना है, एक्स को मॉडिफाई करना है, x इक्वल टू 10 करना है, 12 करना है। चलो अब मेरे पास ये 12 हो चुका है, देखना है तो देख सकते हो इस तरीके से console.log एंड x। अब देखो क्या आएगा, यहाँ पे 12 आ रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको लेट कर दिया होता तो मेरे पास ये पॉसिबल था ही नहीं, एटलीस्ट इस स्कोप में तो पॉसिबल नहीं है। बाहर से तो मैं बेशक कर सकता हूँ इसको, लेकिन मेरे पास इस स्कोप में पॉसिबल नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ। इस तरीके से मैंने बोल दिया लेट x इक्वल्स टू 12 या 13 बोल देते हैं अभी के लिए, और हम इसको लेट को भी हटा देते हैं। चलो तो देखो ये नहीं होगा चेंज, ये तो console.log ही आएगा। तो इस तरीके से आप अपने वेरिएबल्स को, अगर आपको रिस्ट्रिक्ट करके रखना है, अगर आपको बेटर यूज़ केस करना है, तो आप हमेशा लेट और कॉन्स्ट के साथ ही जाइए, वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और ट्राई करूँ, मान लो मैं इस वाली स्टेटमेंट को Ctrl+C करके अब मैं इसको पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, ये देखो तो मेरे पास अब 13 आ रहा है, क्योंकि मैं इसके स्कोप में तो मैं इसको रीडिक्लेयर कर सकता हूँ, लेकिन इसके बाहर के स्कोप से मैं इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकता। बाहर वाले की वैल्यू डिफरेंट रहेगी,
अंदर वाले स्कोप की वैल्यू डिफरेंट रहेगी। तो इससे हम क्या चीज़ समझे कि हमारे पास लेट नाम से 2 सिमिलर वेरिएबल तो हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास यहाँ भी एक्स हो सकता है, यहाँ भी एक्स हो सकता है, लेकिन वो अपने स्कोप में ही अपनी वैल्यू होल्ड करेंगे। मतलब जो हमारे पास इफ़ के अंदर एक्स है वो इसी वैल्यू का है, वो इसी ब्लॉक का है, उसके बाहर वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती। लेकिन क्योंकि बाहर हमने डिक्लेयर कर रखा है तो एग्जिस्ट करता है। और ये जो बाहर वैल्यू 12 है लेकिन अंदर 13 है, तो वहाँ पे जो उस ब्लॉक के लिए वो 13 है बट बाहर वाले के लिए भी 12 ही है। अगर मैं यहाँ पे इसको मान लो कमेंट आउट कर देता हूँ ग्लोबल वाले एक्स को, तो देखो क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे एरर आएगा कि भाई आपने तो एक्स डिफाइन नहीं करा है, जबकि एक्स डिफाइन है लेकिन वो अपने ब्लॉक में डिफाइन है। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ समझे कि लेट को आप रीडिक्लेयर कर सकते हो एंड ऑल्सो आप उसको सिमिलर नेम दे सकते हो, सिमिलर नेम एग्जिस्ट कर सकते हैं बट इन डिफरेंट स्कोप। मतलब या तो डिफरेंट फंक्शन होना चाहिए, या फिर कोई दूसरा इफ एंड एल्स ब्लॉक होना चाहिए, या फिर ट्राई और कैच ब्लॉक होना चाहिए। अब हम यहाँ पे कॉन्स्ट की महिमा देखते हैं, कॉन्स्ट क्या सीन करता है। देखो मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लिख रहा हूँ मैं, ट्राई कॉन्स्ट y इक्वल्स टू 20, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग y, ओके जी। और यहाँ पर हम इसको भी अभी थोड़ी देर के लिए इसको इस तरीके से करेंगे, और यहाँ पर मैं इसको एक कैच स्टेटमेंट भी दे दे रहा हूँ कि कैच में आप एरर को कैच कर लो, कंसोल डॉट लॉग, अभी के लिए मैं सिर्फ इसको एरर बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब मैं इसको भी यहाँ पे कमेंट आउट कर रहा हूँ जिससे सिर्फ मेरे पास कॉन्स्ट की रिजल्ट है। अब देखो मैंने कहा ट्राई करो, स्टेटमेंट मैंने भी कुछ इसको ऐसी कंडीशन नहीं दी है, सिर्फ मैंने एक ट्राई ब्लॉक लिया है, ट्राई एंड कैच ब्लॉक। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ट्राई करो वाई को कंसोल कराने का, तो ये करा पा रहा है ईजिली 20। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हम इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम रीडिक्लेयर वाली कंडीशन में चलते हैं, तो सिंपल आंसर है नहीं। मैं अगर बोलूँगा वाई इक्वल्स टू 30 तो ये मुझे एरर दे देगा, क्योंकि ट्राई और कैच है तो एरर दे रहा है। एरर क्या है कि बेसिकली आप उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है, आप उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। और एरर अगर हमें देखना है कि एरर क्या आ रहा है तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। टाइप एरर है कि असाइनमेंट हुआ कॉन्स्टेंट वेरिएबल, आप डबल उसको मतलब दोबारा से असाइन नहीं कर सकते, एक बार असाइन हो गया तो वो हमेशा रहेगा, चेंज करना है तो वहीं जाके चेंज करना पड़ेगा। दूसरा अगेन ये भी ब्लॉक स्कोप है, अगर मैं इसको बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करूँगा कंसोल डॉट लॉग एंड वाई, तो मैं नहीं एक्सेस कर सकता। अंदर से तो मेरे पास आ रहा है क्योंकि ये 15 लाइन है। मैं इसको अगर कमेंट आउट कर दूँ तो देखो मेरे पास आ रहा है कि रेफरेंस एरर है, वाई डिफाइंड ही नहीं है, तो विच मीन्स कि हमारे पास रीडिक्लेरेशन पॉसिबल नहीं है कॉन्स्ट में, लेकिन ये भी ब्लॉक स्कोप होता है। और ये दोनों तरीके हैं वेरिएबल डिफाइन करने के, और यही आजकल यूज़ होते हैं एंड आपको यही यूज़ करना है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात है ही नहीं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ES6 में, जो कि है टेम्पलेट लिटरल्स। तो ये भी हमारे पास ES6 में इंट्रोड्यूस किया गया एक फीचर था जो कि हमें हेल्प करता है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन को हैंडल करना काफ़ी एफिशिएंट, रीडेबल और कन्वीनियंट वे में। मतलब आप इससे काफ़ी इजीली स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन को हैंडल कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स को हैंडल कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन क्या है मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको पता होगा, नहीं पता है तब भी मैं आपको एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी खासियत दिखाता हूँ कि कैसे आपके कोड को रीडेबल और कन्वीनियंट बना देता है टू हैंडल दी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। तो मान लो मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर करें, कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू पीयूष, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ कॉन्स्ट एज इक्वल्स टू 30, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि मैं इन दोनों वेरिएबल को जोड़ूँ और मैं एक सेंटेंस बना पाऊँ इससे, या फिर मैं कुछ भी शो करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ दैट योर नेम इज़ पीयूष त्यागी एंड योर एज इज़ दिस। सो बेसिकली जो नेम की वैल्यू है और जो एज की वैल्यू है वो इन वेरिएबल से आनी चाहिए, बाकी मैं अपने उसमें स्ट्रिंग जोड़ना चाह रहा हूँ कुछ इस तरीके से। मान लो कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल्स टू योर नेम, मैंने कॉन्स्ट गलत लिखा है, कॉन्स्ट इस तरीके से योर नेम, या मैं कह रहा हूँ हेलो और नेम मतलब हेलो पीयूष त्यागी, योर एज इज़ दिस और यू आर दिस ईयर ओल्ड, मतलब हेलो एंड देन मुझे यहाँ पे प्लस देना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे कुछ जानबूझ के कुछ एरर्स करता हुआ चलूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि कितना पेनफुल होता है इसको हैंडल करना। हेलो देन मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा वेरिएबल का नेम, मान लो नेम ऐसे आ गया हेलो पीयूष त्यागी, अब तक हमारे पास यहाँ पे आ चुका है हेलो पीयूष त्यागी, नेम की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ रही है। इसके आगे मैं कहना चाहता हूँ दैट यू आर 30 ईयर्स ओल्ड, या फिर जितनी वैल्यू यहाँ पर हमने पास की है। फिर मुझे यहाँ पे प्लस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा एंड देन मुझे स्ट्रिंग के लिए डबल कोट्स ओपन करने पड़ेंगे। यू आर एज हमें यहाँ पे देनी होगी, फिर से हमें स्ट्रिंग के बाहर आना पड़ेगा और हमें यहाँ पे एज वेरिएबल यहाँ पे पास करना होगा। एज अगेन मुझे प्लस लगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे लिखना है ईयर्स ओल्ड। देखो कितना, पहली बात तो पेनफुल कितना है, हर एक बार आपको प्लस प्लस लगाना पड़ रहा है, देन आपको कोट्स का भी ध्यान रखना पड़ रहा है कि यार यहाँ पे ओपन करना है फिर इसको क्लोज करना है, स्ट्रिंग में अगर हमें इस वेरिएबल को जोड़ना है, एम्बेड करना है, ठीक है। अब हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं अपने कंसोल में। सो जस्ट कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, तो देखो हमारे पास ये आया हेलो पीयूष यू। सब देख रहे हो यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है और मैंने जानबूझ के इस तरीके से प्रोनाउंस किया है क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है। हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, जब भी आप स्ट्रिंग क्लोज कर रहे हो तो एक स्पेस देकर क्लोज करो
और ये आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब देखो हेलो पीयूष, अगेन यहाँ पे अगर आप जब स्ट्रिंग जोड़ रहे हो तो उसके स्टार्टिंग में एक वो दो स्पेस, हेलो पीयूष यू आर 30 ईयर्स ओल्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग क्लोज करी तो ये जो डबल कोट है इसके अंदर मुझे एक स्पेस पास करना पड़ेगा, जिससे कि जब मैं अगला वेरिएबल यहाँ पे लिखूँ तो उसके पास पहले से ही स्पेस आए। मेरे पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि मैं वेरिएबल अपने आप स्पेस क्रिएट कर लेगा, नहीं, वो उसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा तो वो उसको स्पेस क्रिएट करेगा ही नहीं। अगेन जब मैं यहाँ पर यू आर के बाद एज जो कि वेरिएबल है इसको कॉन्कैट कर रहा था, मतलब उसमें मैं जोड़ रहा था अपनी स्ट्रिंग में, तो फिर से मेरे पास यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी स्पेसिंग की, तो मैंने यहाँ पे फिर स्पेस क्रिएट करा बाय यूजिंग स्पेस की ऑब्वियसली। एंड देन जब हम उस वेरिएबल के बाद फिर स्ट्रिंग लिख रहे थे तो हमें फिर स्पेस क्रिएट करना पड़ा। तो एक तो प्लस ऑपरेटर बहुत बार यूज़ करना पड़ा, दूसरा हमें स्पेस का भी ध्यान रखना पड़ रहा है कि स्ट्रिंग में स्पेस क्रिएट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, वरना तो वो गलत प्रोनाउंस करेगा या वो रीडेबल ही नहीं रहेगा। तो इसका बेस्ट तरीका है हैंडल करने का, वो है हमारे पास टेम्पलेट लिटरल्स। टेम्पलेट लिटरल्स आपका स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन को एकदम से रिवोल्यूशनाइज कर भूपेंद्र जोगी एकदम चेंज कर दिया था, बेसिकली रिवोल्यूशनाइज कर दिया था आपके टेम्पलेट लिटरल्स ने स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन को, स्ट्रिंग हैंडल करने को। और कैसे करते हैं लेट मी टेल यू। आपको सबसे पहले उसका सिंटैक्स बताता हूँ मैं कैसा होता है। तो उसका सिंटैक्स कुछ दिखता है इस तरीके से, जिसमें कि आपको यूज़ करने होते हैं बैकटिक। बैकटिक आपको कहाँ मिलेंगे, जस्ट अब दी कैप्स लॉक आपके पास टैब है उसके ऊपर देखो आपके पास बैकटिक होगा। एंड देन उसके बाद आपको अगर कोई भी वेरिएबल एम्बेड करना है, मतलब यूज़ करना है अपनी स्ट्रिंग के बीच में, मतलब जैसे हम यहाँ पे नेम और एज यूज़ कर रहे थे तो उससे पहले आपको $साइन एंड कर्ली ब्रेसेस लगाने होते हैं। लेट मी शो यू इन रियल लाइफ। कॉन्स्ट टेम्प रिजल्ट नाम बना रहा हूँ मैं से, जिसका मतलब टेम्पलेट लिटरल्स रिजल्ट बेसिकली। टेम्प रिजल्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, बैकटिक, नॉट कोट्स नीडेड, नो डबल कोट्स, नो सिंगल कोट्स नीडेड, ओनली बैकटिक नीडेड और रिक्वायर्ड। बैकटिक के अंदर आपको सिंपल अपनी स्ट्रिंग लिखनी है जो अभी तक आप लिख रहे थे, मतलब यू आर। अब यहाँ पर हमें चाहिए वेरिएबल। अब यहाँ पे आपको स्पेस की टेंशन लेनी नहीं, आप सिंपली स्पेस देके तो वैसे भी लिखोगे ना, आप तुरंत इसके बाद तो लिखोगे नहीं, एक स्पेस आपने क्रिएट करना ही है। आपको सिंपल लिखना है यू आर, वेरिएबल नेम पास करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या, डॉलर कर्ली ब्रेसेस यू आर नेम, नेम ऑफ द वेरिएबल, एंड यू आर फिर से वेरिएबल आया कितने ईयर ओल्ड, तो यहाँ पे फिर एज पास कर दो, एज ईयर्स ओल्ड। अब देखते हैं इसका क्या आंसर आता है, console.log टेम्प रिजल्ट। अब देखो यू आर पीयूष एंड यू आर 30 ईयर्स ओल्ड। कितना इजी हो गया, सिंपल सा आपने बैकटिक यूज़ करा, उसमें वेरिएबल पास करा बाय यूजिंग डॉलर एंड कर्ली ब्रेसेस। इस चीज़ को आपको याद रखना है, बहुत ईजी है, बार बार प्लस लगाने इसका और फिर स्पेस क्रिएट करना है, मतलब आपको स्पेस देना है स्ट्रिंग के बीच में, तो फिर कोड के पहले स्पेस दो फिर बाद में स्पेस दो, मतलब काफ़ी ईजी है ये, एकदम से मज़ा आ जाता है इसको यूज़ करने में। ऐसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मान लो मेरे पास दो नंबर्स हैं, न्यूम 1 = 10, मान लो आप एक कैलकुलेटर बना रहे हो तो उसी का एक छोटा सा पार्ट है, न्यूम 2 = 20। अब आपको इसका एडिशन दिखाना है, तो मतलब कॉन्स्ट एडिशन इज इक्वल्स टू व्हाट, और उस एडिशन के लिए आप क्या कर सकते हो, न्यूम 1 + न्यूम 2। सिंपल है ये तो, कुछ नहीं करना, अभी तक सिंपल है। मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता हूँ, बताता हूँ कैसे। console.log करके हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं। एडिशन का रिजल्ट आ गया 30। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसके पहले इस 30 के पहले मुझे स्ट्रिंग शो करनी है और उसमें मैं दिखा सकता हूँ दैट द रिजल्ट या द एडिशन ऑफ न्यूम 1 एंड न्यूम 2 इज दिस। मतलब मुझे इसको दिखाना है कुछ इस तरीके से, दैट द एडिशन ऑफ न्यूम 1 एंड न्यूम 2 इज, एंड देन ये रिजल्ट आना चाहिए मेरे पास। और जो ये न्यूम 1 न्यूम 2 है ये वैल्यू भी मुझे इस वेरिएबल से मिलनी चाहिए। मुझे यहाँ न्यूम 1 स्ट्रिंग नहीं दिखानी, मुझे इसकी वैल्यू दिखानी है। मतलब मुझे यहाँ पे दिखाना है 10 एंड मुझे यहाँ पे दिखाना है 15, और ये डायनामिक वैल्यू हो सकती है 20, मतलब जो भी वेरिएबल की वैल्यू है वो यहाँ पे शो होनी चाहिए। मैं इसको हार्ड कोड नहीं करूँगा। तो फिर अगेन हम यहाँ पे अपना ट्रेडिशनल वे यूज़ करते हैं और फिर देखते हैं कि टेम्पलेट लिटरल ने इसको कितना आसान बना दिया था। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग लिखते हैं, द एडिशन ऑफ 10 एंड 15 की जगह आपको आएगा यहाँ पे द एडिशन ऑफ, आपको यहाँ पे बंद करना होगा स्ट्रिंग, देन आपको यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करना है, तो न्यूम 1 एंड, तो फिर से आपको स्ट्रिंग यूज़ करनी पड़ेगी एंड प्लस न्यूम 2, तो न्यूम 2 के लिए फिर आपको यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करना है न्यूम 2, फिर अगेन प्लस, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये क्यों एरर दिखा रहा है, ओके, न्यूम 1 + न्यूम 2 इज एंड देन आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। तो अगेन आपको इसको इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा। अबे देखो ये करना इजी तो नहीं है बिल्कुल भी, है ना। आप इसको ऐसे ब्रैकेट में रख सकते हो सिंपली, और यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग भी यहाँ पे आपको क्लोज करनी पड़ेगी, जो कि बेसिकली इनकी आप कह सकते हो कि हेड स्ट्रिंग होगी, जो कि आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है हमारे पास। तो हमारे पास कुछ आ रहा है द एडिशन ऑफ 10 एंड 20 = 30, और ये इसलिए ऐसे भी आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर प्रॉपर इसको स्पेसिंग दी ही नहीं है। और मेरा कहने का मतलब क्या है कि एक तो आपको यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा और 10 एंड 20 के बीच में भी आपको स्पेस देना पड़ेगा।
तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है हैंडल करना है कि स्पेस को कैसे हैंडल करें, और फिर लास्ट में जाके कन्फ्यूज भी होते हैं। देखो कन्फ्यूजन मैंने जानबूझ के क्रिएट करा कि यार अब यहाँ पे क्या लिखूँ, क्योंकि आप भी कन्फ्यूज हो गए। तो इसको टेम्पलेट लिटरल से हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, बहुत ईजी है। कॉन्स्ट टेम्प एडिशन, सिंपली आपको क्या करना है, बैकटिक यूज़ करनी है एंड आपको करना है द एडिशन ऑफ न्यूम1 एंड न्यूम2। तो किसी भी वेरिएबल को स्ट्रिंग के बीच में एम्बेड मतलब जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, $साइन एंड कर्ली ब्रेसेस। तो न्यूम1 अगेन आप एंड लिखो सिंपल न्यूम2, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो इज, और यहाँ पे आप क्योंकि वेरिएबल आएगा तो न्यूम1 प्लस न्यूम2। कुछ भी आपको इसमें डिफरेंट करने की ज़रूरत है ही नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको यहाँ पर कमेंट आउट करूँगा और मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा टेम्प एडिशन। आप देखो कितना ईजिली आएगा, एडिशन ऑफ 10 and 20 is 30। कितना ईजी है स्ट्रिंग को हैंडल करना बाय यूजिंग टेम्पलेट लिटरल्स, और आपका कितना बड़ा पेन इसने सॉल्व किया था। तो ये भी एक ES6 का काफ़ी इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए और आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। इंटरव्यू नहीं पूछा जाएगा तो किसी ना किसी फ्रेमवर्क मतलब रिएक्ट वगैरह में या जावास्क्रिप्ट में आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो भाई वाट लग जानी है, समझे। सो अभी तक हमने लेट एंड कॉन्स्ट और टेम्पलेट लिटरल्स को पढ़ लिया ES6 के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। और अब एक चीज़ अपने माइंड में यहाँ पे सेट करके चलो कि ES6 में कुछ भी फंडामेंटली चेंज नहीं हुआ था। मतलब ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स चेंज हो गए या उसके फंडामेंटल्स को कुछ ऐड हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ES6 में बेसिकली आपको कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए थे जिससे कि आप जो काम पहले कर रहे थे उनका काफ़ी मॉड्यूलर वे में, काफ़ी कंसाइज और ईजी वे में कर पाएँ, और जिससे कि आपकी कुछ हेल्प हो, वो कुछ ऐड ऑन करें। मतलब जैसे हम लेट और कॉन्स्ट को यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे पास ऐड ऑन था कि हमारे एरर कम क्रिएट होंगे, जो हम बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही बिहेवियर होगा, दूसरा बिहेवियर नहीं आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि वेयर के केस में होता था। टेम्पलेट लिटरल्स ने क्या किया था आपके साथ, बेसिकली आपको उन्होंने एक फीचर दिया कि भाई आप स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग हैंडलिंग है वो आप बहुत ईजीली कर सकते हो बाय यूजिंग टेम्पलेट लिटरल्स। इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली हमारे जो हम पहले काम कर रहे थे उनको आसान करने के लिए ये फीचर्स आए थे। अब हम बात करने वाले एक थर्ड की फीचर की जो कि आया था, वो है डीस्ट्रक्चरिंग। डीस्ट्रक्चरिंग पढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर करा, ठीक है, मैं अभी के लिए यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट एरे एग्जाम्पल EX बोल दे रहा हूँ, और इसमें मैं कुछ एलिमेंट्स पास कर रहा हूँ। अब मैं आपसे कहता हूँ कि यार मुझे इसकी एलिमेंट्स को आप एक्सेस करके दिखाओ। अब कैसे करोगे, आप कहोगे कि ठीक है, बहुत ईजी है, सिंटैक्स क्या, एरे का नेम आना चाहिए पहले, तो एरे का नेम है एरे एक्स डॉट आप, या फिर ब्रैकेट में आपको इंडेक्स पास करना होता है कि जिस भी इंडेक्स का आपका एलिमेंट चाहिए आप एक्सेस कर लो। मुझे 2 का चाहिए, और मैं इसको अगर मुझे चेक करना है तो मैं इसको कंसोल डॉट लॉक करा के देख सकता हूँ, कंसोल में लॉक करा सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे सेकंड एलिमेंट आ गया जो कि है 3, क्योंकि एरे में काउंटिंग शो होती है 0 से। अच्छा जी, ठीक है। अब मुझे फोर्थ का चाहिए, मुझे चाहिए कि फोर्थ पे कौन सा इंडेक्स है, मुझे वो बताओ, फोर्थ इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है। आप कहोगे बहुत ईजी है, हम यहाँ पे 2 की जगह 4 पास कर देंगे, तो 4 का भी आ गया 5। लेकिन मैं आपसे कहूँ नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। आप यहाँ पे कोड रिपीट कर रहे हो, सिर्फ इंडेक्स ही तो चेंज कर रहे हो लेकिन कोड तो रिपीट हो रहा है। मुझे आप एक ही लाइन में चारों के चारों या पाँचों के पाँचों जितने भी एलिमेंट है उन सबको आप एक्सेस करके दिखा दो। आपको ये कैसे पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। गाइस ये पॉसिबल है, मैं बताऊंगा अभी कैसे। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, मान लो ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल, और यहाँ पे मैं इसको कर्ली ब्रेसेस में ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, तो नेम यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एक की वैल्यू पेयर में, या फिर हम दे सकते हैं नेम ही बोल देते हैं, चलो नेम हो गया फ्लोइंग फ्रंट एंड यूट्यूब चैनल नेम। देन हमारे पास मान लो चलो एज दे देते हैं इसको, एक मान लो 1 ईयर हो गया। दूसरा फिर हम इसको दे सकते हैं ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल हमारे मान लो हो गया abc@gmail.com। अब मैं कहूँ कि भाई मुझे ना ऑब्जेक्ट की नेम प्रॉपर्टी एक्सेस करके देखो, आप कहोगे बहुत ईजी है, क्या करना है, ऑब्जेक्ट का नेम है ऑब्जेक्ट EX मतलब एग्जाम्पल डॉट द प्रॉपर्टी नेम मान लो नेम है ही, मतलब वो तो फ्लोइंग फ्रंट एंड आ गया। अब मैं कहूँगा ठीक है, गुड, वेल एंड गुड। अब मुझे इसकी एज भी एक्सेस करके देखो। आप फिर अगेन इसको इस तरीके से कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट का नेम एंड द एज मतलब प्रॉपर्टी नेम, तो ये आ गया 1। पर आपसे कहूँगा नहीं, ये फिर आप रिपीट कर रहे हो एरे की तरह, मुझे ये एक ही लाइन में चाहिए। ऐसा कुछ करो कि मैं सीधा नाम से एक्सेस कर पाऊँ, एक लाइन में इसको करो सिंपल, और मैं फिर कुछ भी एक्सेस कर पाऊँ। अब आप कन्फ्यूज हो गए कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं, पर यार देखो ES6 में सब कुछ पॉसिबल है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डीस्ट्रक्चरिंग। देखो होता क्या है, जब भी आपको एरेज की सारे एलिमेंट्स एक ही लाइन में एक्सट्रैक्ट करने हो या एक्सेस करने हो, सिंपल भाषा में मैं बोलूँ, तो आप सिंपली इसको आप कैसे कर सकते हो, यूजिंग दी फीचर या कॉन्सेप्ट कॉल्ड डीस्ट्रक्चरिंग। कैसे, आपको सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, मान लो लेट कॉन्स्ट, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, अभी लेट यूज़ कर लेता हूँ मैं, कॉन्स्ट भी कर सकता हूँ। उसके बाद जब आप एरे को डीस्ट्रक्चर कर रहे हो, मतलब उसके स्ट्रक्चर को उसके एलिमेंट्स को बाहर निकालना चाह रहे हो, एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो, तो आपको उसमें डालना है स्क्वायर ब्रैकेट एंड यहाँ पर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, कुछ भी नाम हो सकता है, मान लो मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बोल देता हूँ, और उसके बाद एरे का नेम देना है, जिस भी एरे को आप डीस्ट्रक्चर करना चाह रहे हो, दैट्स इट।
अब ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, ये क्या करेगा, ये वेरिएबल्स आपके एलिमेंट में 0 से लेकर के सेकंड तक, विच मीन्स कि 1 से लेकर के 3 तक आपकी वैल्यूज़ को होल्ड करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल, console.log फर्स्ट, ये आ गया देखो 1 फ्रॉम लाइन 17। तो बेसिकली हमने करा क्या, जब भी हम अब क्या करा ना, हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूजिंग लेट, और हमने उसको इक्वल्स टू कर दिया एरे का नेम। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये जो 3 वेरिएबल हैं ये आपके एरे पे जाके 3 एलिमेंट के इक्विवेलेंट हैं। हमने 3 एलिमेंट की वैल्यूज़ इनको असाइन कर दी है। अगर मैं इनको फोर्थ भी दे दूंगा तो ये फोर्थ एलिमेंट भी ले लेंगे, फिफ्थ कर दूंगा फिफ्थ भी ले लेंगे। अगर आपके 100 है तो ऐसे ही मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको हम करते हैं डीस्ट्रक्चरिंग। ऐसे ही मैं ऑब्जेक्ट को भी एक ही लाइन में यूज एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी सारी की वैल्यू पेयर को। कैसे, मुझे अगेन सेम वही करना है, वेरिएबल्स देने, वेरिएबल में मान लो ऐसे तो नेम, एज, और ज़रूरी नहीं है सेम हो, ये तो हमारे कोड को रीडेबल बनाने के लिए ना ईमेल, और सिंपल है इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट नेम, जैसे एरे में करा था। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं जब हम एरे को डीस्ट्रक्चर करते हैं, और ऑब्जेक्ट में हम बेसिकली कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करते हैं जब डीस्ट्रक्चर करते हैं। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं पे कहूँ console.log और नेम, तो लाइन नंबर 24 से मैं कुछ तो आना चाहिए इस कंसोल में, सेव करता हूँ, ये आ रहा है लाइन नंबर 24 से फ्लोइंग फ्रंट एंड। सो सिंपली जब भी हम डीस्ट्रक्चरिंग को, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि डीस्ट्रक्चरिंग है क्या, वेन एवर यू वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट ऑल दी वैल्यूज फ्रॉम एरेज और प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, आप उसको एक लाइन में कर सकते हो। कैसे, उनकी वैल्यूज या फिर एलिमेंट ऑफ द एरेज को, उनको असाइन करके, किसको, वेरिएबल को असाइन करके। यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन दे रहा हूँ, इसको आप जितनी बार भी पढ़ लोगे उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे देता हूँ कुछ इस तरीके से दोस्तों, और यहाँ से आप इजीली कर सकते हो कि डीस्ट्रक्चरिंग इन जावास्क्रिप्ट इज अ कंसाइज सिंटैक्स that allows you to extract value from arrays or properties from objects and assign them to a variable in single line। हमने ये करा है कि हमने arrays या object में एक variable डिक्लेयर करे और उनकी values को, object की properties को और array के elements को हमने assign करा है इन variables को। जितने यहाँ पे variable होंगे उतनी ही वो properties लेंगे। अगर 3 variable डिक्लेयर करें तो starting से 3 ही ले पाएंगे array object में, वो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो इसको हम सिंपल सा डीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है कि यार ये तो कोई फायदा नहीं हुआ, मान लो हमारे पास 100 एलिमेंट्स हैं और हमें 100 के 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, हाँ बात सही है, वो करना पड़ेगा, लेकिन वो काफ़ी बेटर है कि आप 100 लाइन लिखें कोड की, कि एरे इंडेक्स 1 देन इंडेक्स 2 देन 3, मतलब सारे इंडेक्स आपको पास करने पड़ेंगे। यहाँ पे जैसे हम 2 और 4 पास कर रहे थे, तो काफ़ी उस चीज़ से तो काफ़ी बेटर है ना, और ईजी रीडेबल भी है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो दैट वॉज द डीस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट इन सिंपलर वर्ड्स। Thank you. So let's learn about spread and rest operator. Let me just correct the spelling here. हाँ जी, तो देखो स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर क्या है। अगर आपने डीस्ट्रक्चरिंग तक पढ़ लिया है, लेट कॉन्स्ट, टेम्पलेट लिटरल्स एंड डीस्ट्रक्चरिंग, तो अब देखो यहाँ पर होने क्या वाला है। स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर का पहली बात कि दोनों के सिंटैक्स सिमिलर होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि हम किसकी बात कर रहे हैं कब। दोनों के सिंटैक्स सिमिलर होते हैं लेकिन दोनों के काम बिल्कुल अपोजिट होते हैं, अभी समझ में आएगा। दूसरी बात, जब आप ये चीज़ कर रहे होंगे थोड़ा थोड़ा आपको डीस्ट्रक्चरिंग की याद आएगी, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि पहले डीस्ट्रक्चरिंग देख लो होता क्या है, उसके बाद इसको करना मज़ा आएगा करने में। आपको उसकी वाइब आ सकती है यार ये तो हम कहीं ना कहीं डीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि दोनों के काम, मतलब डीस्ट्रक्चरिंग और स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर काम बिल्कुल अलग हैं। सिंटैक्स तो बिल्कुल ही डिफरेंट है दोनों का। स्प्रेड रेस्ट का सिमिलर है लेकिन डीस्ट्रक्चरिंग से अलग है थोड़ा सा। और दूसरा, इसमें जो हम काम कर रहे हैं उस काम को करने का तरीका भी अलग है। मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, अब मेरी बात समझो यहाँ से। अब शुरू करते हैं हम स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर आर टू ऑफ द मोस्ट यूजफुल पीसेज ऑफ शॉर्ट हैंड इन जावास्क्रिप्ट। क्या मतलब हुआ कि स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर दो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले शॉर्ट हैंड हैं जावास्क्रिप्ट में। शॉर्ट हैंड मतलब किसी चीज़ को अगर हम 1000 लाइन में लिख रहे हैं तो उसका शॉर्ट हैंड क्या होगा कि इसको 2 लाइन में निपटा दिया या 3 लाइन में निपटा दिया, मतलब किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके लिखना, और काम वो उतना ही कर रही है। ठीक है जी, अब देखते हैं। ओके, स्प्रेड रेस्ट में क्या है कि 2 मोस्ट यूजफुल शॉर्ट हैंड है। ठीक है, काम क्या है, देखो स्प्रेड ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं टू एक्सपेंड एन एरे और ऑब्जेक्ट इनटू इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स। ध्यान से सुनना, स्प्रेड ऑपरेटर अलाउ करता है आपको टू एक्सपेंड एन एरे और ऑब्जेक्ट इनटू इंडिविजुअल एलिमेंट्स। अब आप कहोगे डीस्ट्रक्चरिंग भी तो शायद कुछ ऐसी कर रहा था। मैं कहूँगा कैसे कि वो भी तो हमारे को एलिमेंट्स निकाल के दे रहा था उसमें से। देखो वो आपको एलिमेंट्स दे रहा था निकाल के कि यार वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसमें एरे या ऑब्जेक्ट की जो एलिमेंट्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं ऑब्जेक्ट की, वो इन वेरिएबल को असाइन हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हम एलिमेंट के एरे के एलिमेंट्स को निकाल पा रहे हैं इंडिविजुअली। लेट मी गिव एन एग्जांपल। मान लो मेरे पास एक एरे है, ठीक है, एरे है 1 2 3 4 5। आप क्या चाहते हो कि आपको इसके जो एरे के जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एरे के अंदर जो वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, आप इनको क्या कर पाओ, इनको आप बेसिकली एक्सपेंड कर पाओ, मतलब बाहर निकाल पाओ एज अ इंडिविजुअल यूनिट।
कैसे कर सकते हो आप? यूजिंग दी स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, ऊपर डेफिनेशन फिर से पढ़ो एक बार, समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं? मैं कहूँगा कॉन्स्ट न्यू एरे, मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, मैं किसी एरे से उनकी वैल्यूज़, उनके एलिमेंट्स निकाल के उसको मैं एक्सपेंड, मतलब एज अ इंडिविजुअल ट्रीट कर रहा हूँ, तो मुझे इसको स्टोर करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है, सिंपल। तो इसमें हमने क्या करा, हमें सबसे पहले क्या देना है? स्क्वायर, अगर हम एरे के साथ काम कर रहे हैं। और जब हम ऑब्जेक्ट के साथ काम करेंगे तो उसका अलग तरीका होगा, उसको भी देख लेंगे बाद में। आपको यहाँ पे क्या देना है? स्क्वायर देना है। ठीक है जी। स्क्वायर में क्या करना है? ट्रिपल डॉट्स 1 2 3, ये ट्रिपल डॉट्स याद रखना, ये स्प्रेड और रेस्ट दोनों यूज होगा। ट्रिपल डॉट्स एंड देन द नेम ऑफ द एरे और ऑब्जेक्ट जो आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हो। यहाँ पे तो हम एरे एक्सपेंड कर रहे हैं तो नंबर। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आपको एरे का नाम देना है, तो एरे। ठीक है जी। अब हम उसको कंसोल करके देखते हैं कि न्यू एरे में क्या वैल्यूज़ आई है हमारे पास। ठीक है, देखते हैं जरा एक बार न्यू एरे। तो देखो हमारे पास एक एरे बन गया है जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ हैं। तो आप कहोगे अरे ये तो हमने कुछ नहीं कराया, तो एरे की वैल्यू हमने इसको इसमें दे दिया। लेकिन आप तरीका देखो ना करने का, हमने डॉट 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 ट्रिपल डॉट यूज़ करी है, तो ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं। मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग होल्ड करता हूँ, सिर्फ एक स्ट्रिंग, दैट इज स्ट्रिंग। अब देखो क्या होगा, ये हमारे पास अगेन एक एरे आ गया, तो विच मीन्स कि इसको, इस एलिमेंट को ऐसा इंडिविजुअल ट्रीट करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ ST R, ये मेरे पास स्ट्रिंग्स हैं। तो ये देखो, ये अगेन इसने एक एरे बना दिया, और इसमें हम क्या कर सकते हैं? अपनी वैल्यूज़ को ऐड भी कर सकते हैं। मान लो मैंने ऐसे कर दिया कि 4 और 5, तो अब देखो न्यू एरे क्या हो जाएगा। अब इस न्यू एरे में 4 और 5 भी एग्जिस्ट करते हैं, विच मीन्स कि हम एक एरे को एक्सपेंड कर सकते हैं, उसके जो हमारे पास एलिमेंट है उनको एज अ इंडिविजुअल, और हम उसको क्या कर सकते हैं, उसमें न्यू वैल्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग दी ओरिजिनल एरे। तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करेगा? आपके एरे को लेगा, उसको एक्सपेंड करेगा इंडिविजुअल एलिमेंट्स में, जैसे कि 1 2 3 या फिर STR, एंड देन उसमें हम अपना 5th एलिमेंट, 4th एलिमेंट, 7th एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। और क्या होगा कि जो हमारे पास एक्सपेंड हो रहा है उसको हमें एक नए वेरिएबल में होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पर हम न्यू एरे में होल्ड कर रहे हैं, और उसमें अपनी न्यू एलिमेंट्स हम इजीली ऐड कर पाएंगे। और हमारा ओरिजिनल एरे, अगर मैं यहाँ पे ओरिजिनल एरे को प्रिंट करूँ तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। तो इससे आप एरे को कॉपी भी कर सकते हो, और इसमें अगर आपको कुछ ऐड या रिमूव करना है ना, तो वो भी आप कर सकते हो बहुत ईजिली विदाउट चेंजिंग दी ओरिजिनल एरे। अब मैं इसी को आपको एक बार ऑब्जेक्ट में बताने की कोशिश करता हूँ, स्प्रेड ऑपरेटर को। मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है पर्सन नाम से, जिसके अंदर उसका नेम एग्जिस्ट करता है। नेम मान लो कुछ भी है, पीयूष दे देते हैं अभी के लिए। उसमें एक एज है, एज हम दे देते हैं 25, एंड उसका कुछ सिटी है। ठीक है, सिटी हो गया मान लो गाजियाबाद। अब अगर हमें इसको एक्सपेंड करना है, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को हमें लेना है किसी नई ऑब्जेक्ट में, और हमें उसमें कुछ ऐड करना है, या फिर सिर्फ हमें इसकी सारी वैल्यूज़ को लेना है किसी नई ऑब्जेक्ट में, तो हम कैसे कर सकते हैं? यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। सो कॉन्स्ट क्या करना है हमें? सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, न्यू ऑब्जेक्ट बोल देते हैं इसको, कॉन्स्ट लेट कुछ भी यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। देन एरेज में तो हमने स्क्वायर लिया था, लेकिन इसमें हम क्या लेंगे? करली ब्रेसेस लेंगे। अगेन ट्रिपल डॉट्स एंड देन द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट पर्सन। तो अगर मैं इसको कंसोल लो करके देखूंगा, तो देखो मेरे पास क्या वैल्यू आती है न्यू ऑब्जेक्ट की। console.log न्यू ऑब्जेक्ट। सो आप देख सकते हो मेरे पास सेम टू सेम ऑब्जेक्ट आ चुकी है, जो कि पर्सन ऑब्जेक्ट थी इन न्यू ऑब्जेक्ट। और इसमें मैं कुछ ऐड भी कर सकता हूँ। मान लो मुझे ईमेल ऐड करना है, तो मैं बहुत इजीली ईमेल भी ऐड कर सकता हूँ, abc@email। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ईमेल भी ऐड हो चुका है। तो अब देखो इसमें मतलब क्या है कि जब भी आपको इसका आप यूज़ केस कहाँ करोगे, मैं बहुत देसी भाषा में आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि जब भी आपको किसी एरे या फिर किसी ऑब्जेक्ट को आपको किसी नए एरे या किसी नई ऑब्जेक्ट में आपको कॉपी करना हो विदाउट चेंजिंग दी ओरिजिनल वन, और उसमें आपको कुछ ऐड भी करना हो, तो आप उसका यूज़ करते हैं। मान लो आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसमें आप सिर्फ 2 चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, लेकिन उसको नई ऑब्जेक्ट में, तो आपको पूरी सारी चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ट्रिपल डॉट एंड नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखिए, उसकी सारी प्रॉपर्टीज एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी, वहाँ पे आकर आपके पास आ चुकी हैं, एक्सेस कर सकते हो इजीली, और उसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। यही सिंपल सा स्प्रेड ऑपरेटर का काम होता है। ठीक है सर, इतना क्लियर हो गया। एक चीज़ मैं और बताऊंगा आपको यहाँ पे। अब देखो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कॉन्स्ट कॉलेज नेम, ठीक है, कुछ भी कॉलेज नेम हो सकता है, मान लो मैं बोल देता हूँ IIT दिल्ली। और अब मैं इसके साथ अगर स्प्रेड ऑपरेटर परफॉर्म करना चाहूँ कुछ इस तरीके से, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट एरे के साथ तो देख लिया, स्ट्रिंग के साथ क्या होगा अगर हम सेम चीज़ करना चाहेंगे तो। और मैं इसको एरे में करूँगा स्ट्रिंग को, ठीक है, कॉलेज नेम, देखते हैं क्या होता है। अब देखो जी, यहाँ पे जब भी आप स्ट्रिंग पे कुछ परफॉर्म करते, स्ट्रिंग पे आप स्प्रेड ऑपरेटर परफॉर्म करते हो, तो होता क्या है कि वो उसके स्ट्रिंग के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं या फिर नंबर भी हो सकते हैं स्ट्रिंग में, तो बस डबल कोट तो लगाने होते हैं,
तो जितने भी हैं वो उनको एज अ इंडिविजुअल ट्रीट करेगा। तो देखो इसने IITDEL, इसने स्पेस को भी एक अलग एज अ एंटिटी माना है यहाँ पे, देखो है ना। तो ऐसा ही होता है, जब भी आप स्ट्रिंग पे लगाते हो तो ऐसा बिहेवियर आता है कि वो स्ट्रिंग को ही बेसिकली एक्सपेंड कर देता है। एरे पे आप लगाते हो तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को कॉपी कर देता है। ऑब्जेक्ट पे लगाते हो तो सेम चीज़ होती है, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे एक एरे, आप ऐसा करने की सोचोगे कि हम इसमें भी तो होल्ड कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। देखो जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। फिर आपके पास की वैल्यू पे रहेगी कि 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है। तो अगर आपको इसके इंडेक्स को देखना है कि भाई किस पे क्या है नंबर वाइज, तो आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ एलिमेंट्स को एक्सपेंड करना है किसी स्ट्रिंग को, तो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अभी एरर नहीं देखा, ऐसे 10 एलिमेंट्स, तो आप एरे एलिमेंट मतलब स्ट्रिंग को एरे ऑब्जेक्ट किसी में भी एक्सपेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे रेस्ट की। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि दोनों का जो सिंटैक्स है वो सेम है, लेकिन उनके काम एकदम अपोजिट हैं, ठीक है। दिखने में एक जैसे, लेकिन काम बिल्कुल अलग करते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली रेस्ट ऑपरेटर अलाउज यू टू रिप्रेजेंट एन इनडेफिनिट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑफ एन एरे। अब क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, तो मेरी बात सुनो। आपने एक फंक्शन डिक्लेयर करा, उस फंक्शन में आप कोई वैल्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो। मान लो आपने एक फंक्शन डिक्लेयर करा इस तरीके से। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसमें कोई आर्ग्यूमेंट आने वाला है। यहाँ पर, यहाँ पे पैरामीटर होगा, बट जब उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, मतलब फंक्शन हो गया, एग्जाम्पल नाम दे देता हूँ मैं से। आप कह रहे हो कि इसमें कोई आर्ग्यूमेंट आएगा, ठीक है, जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, लेकिन हमको पता नहीं होगा आर्ग्यूमेंट कैसा होगा। यूज़ एप्लीकेशन बाद में देखूंगा, अभी कॉन्सेप्ट समझ लो। हमें पता नहीं है कि वो कैसा होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रिपल डॉट लेंगे और यहाँ पे हम कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं, वैल्यूज़ या फिर पैरामीटर्स या कुछ भी। बेसिकली होगा क्या, जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पे आएगी वो उनको क्या करेगा, कंडेंस कर देगा, मतलब एक बना देगा, और ये मल्टीपल एलिमेंट्स को एक एरे में कन्वर्ट कर देगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर करा, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ रिटर्न वैल्यूज़। सिंपली ये फंक्शन कर क्या रहा है, ये वैल्यूज़ ले रहा है और उन्हीं वैल्यूज़ को रिटर्न कर दे रहा है। और मैं इस फंक्शन को कॉल करके देखता हूँ, ठीक है। तो console.log एग्जाम्पल, और मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, देखो होगा क्या। अभी तो मैंने इसको कुछ पास नहीं करा, मैं यहाँ पे पास करता हूँ 1 2 3 4, मैं कितने भी आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ, इंडेफिनिट। यहाँ पे देखो एरे आ रहा है, मैंने इसको पास करा सिर्फ इस तरीके से, कोई एरे पास नहीं करा मैंने, सिंपल नंबर पास करे, लेकिन इसने क्या करा, इसको कंडेंस करके एक एरे बना दिया। तो रेस्ट ऑपरेटर यही करता है। मैं आपको डेफिनेशन भी दे रहा हूँ इसकी, कि रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है कि जब भी आपको ऐसा फंक्शन आ रहा है जिसमें आपको नहीं पता कि भाई आर्ग्यूमेंट कैसे आने वाले हैं, कितने आने वाले हैं, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपको उसके जो आपका ब्रैकेट है, बेसिकली जो ब्रैकेट थे पैरेंथेसिस से जो था, उसमें जाके आपको ट्रिपल डॉट लिखना होता है और एक पैरामीटर का नाम देना होता है। पैरामीटर बोलो, वैल्यू बोलो, कुछ भी। और जब भी उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, उसमें आर्ग्यूमेंट पास किए जाएंगे, तो जितने भी आर्ग्यूमेंट पास किए जाएंगे, चाहे वो हज़ारों करोड़ों क्यों ना हो, वो उनको कंडेंस करके एक एरे में स्टोर कर देगा, जो कि हुआ भी हमारे साथ। हमने सिंपल 1 2 3 4 5 90 दिया था और इसने इसको एक एरे में स्टोर किया है। सो बेसिकली दोनों का काम डिफरेंट हुआ, ठीक है। वो वहाँ पे वो एरे को तोड़ के आपको इंडिविजुअल एलिमेंट दे रहा था, लेकिन रेस्ट ऑपरेटर ने क्या करा, इसको कंडेंस कर दिया। तो इस तरीके से आप इसको फंक्शन में यूज़ करते हो। लेकिन इसका यूज़ केस सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकता है, इसका यूज़ केस आता है हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट, स्प्रेड वाला नहीं, उससे भी प्रीवियस, जो कि था डी स्ट्रक्चरिंग। कैसे आप रेस्ट को डी स्ट्रक्चरिंग के साथ भी यूज़ करते हो। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे रहा हूँ आपको, ठीक है जी। इसमें आपको क्या करना है कि रेस्ट ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं डी स्ट्रक्चरिंग के साथ भी। कैसे कर सकते हैं, मेरे पास एक एरे है जिसमें कि कुछ स्ट्रिंग्स हैं, मेरे पास एक ये एरे है और इसमें कुछ स्ट्रिंग्स हैं। तो डी स्ट्रक्चरिंग में आपको बताया था कि जब भी आपको इस एरे को एक्सपेंड करना हो, इसकी वैल्यूज़ को एक्सेस करना हो, तो आप इसमें कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। जैसे फर्स्ट नेम हो गया, है ना, सेकंड नेम हो गया, मीनिंगफुल नेम दीजिए वेरिएबल्स को, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, ठीक है जी। सेकंड नेम हो गया, फिर आपका हो गया अदर, थर्ड नेम हो गया, या कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। अब आपने कहा कि ठीक है, मुझे सिर्फ यहाँ तक की ही वैल्यू चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितनी बची हुई चीज़ है, मतलब मेरे पास यहाँ तक ने एक्सेस करा है, फर्स्ट नेम आपके 0 एलिमेंट को लेगा, सेकंड नेम आपके फर्स्ट एलिमेंट को लेगा, लेकिन वेब डेवलपर से लेकर के मेल तक ये चीज़ें बची हुई हैं, इनको भी ये अभी डिस्ट्रक्चर नहीं हुई है, मतलब इनको आप ये एक्सेस नहीं कर सकते हो, एरर देगी। तो अगर आप चाहते हो कि ठीक है हमारे पास इतना हो गया, लेकिन जितनी भी बची हुई चीज़ें हैं ना, ये सारी किसी एक वेरिएबल में कॉल, मतलब एक वेरिएबल में स्टोर हो जाए और मैं उस वेरिएबल से इनको एक्सेस कर पाऊँ। मतलब क्या कि मैं यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, मान लो अदर नाम दे देता हूँ, और इस वेरिएबल में क्या होना चाहिए कि तीनों वैल्यूज़ है, चारों वैल्यूज, जितनी भी रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं जो मैंने डिस्ट्रक्चर नहीं करी हैं, वो स्टोर हो जाए, और जब भी मुझे उनको यूज़ करना हो तो मैं अदर डॉट बोल के कर सकूँ यूज़। तो ठीक है जी, ऐसा आप कर सकते हो बिल्कुल। क्या करना होगा, ट्रिपल डॉट लगाना होगा, रेस्ट ऑपरेटर, और आपको यहाँ पे एक अदर बोलना होगा। तो अब देखो होगा क्या। अब मैं आपको सबसे पहले console.log करके बताता हूँ अदर, क्योंकि फर्स्ट नेम सेकंड नेम में क्या आएगा आपको पता है जी, फर्स्ट नेम सेकंड नेम में हमारे पास राहुल और महाजन आएगा, ठीक है। लेकिन अदर में क्या आएगा मैं आपको वो बताता हूँ। अदर मैंने यहाँ पे console.log करा,
अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक एरे आ रहा है जिसमें कि वेब डेवलपर, गूगल इंडिया और मेल है, विच मीन्स कि इसने इन तीनों वैल्यूज़ को, ये जो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ थी, इसको इसने कंडेंस कर दिया एक एरे में। तो हम इसको इस तरीके से बेसिकली रीस्ट्रक्चरिंग के साथ भी यूज़ करते हैं और काफ़ी बार हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है यार, ये स्प्रेड ऑपरेटर, स्प्रेड और रेस्ट दोनों सिमिलर दिखते हैं लेकिन दोनों के काम डिफरेंट हो रहे होते हैं। तो आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? देखो, जब भी किसी फंक्शन में इस तरीके से लिखा हो, ट्रिपल डॉट हो, तो वहाँ आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये रेस्ट ऑपरेटर हो रहा है, ये आर्ग्यूमेंट्स को क्या किया जा रहा है, कंडेंस किया जा रहा है एरेज में। लेकिन स्प्रेड ऑपरेटर का काम अलग होता है। अब इसके कंक्लूजन पे आते हैं। देखो, जो भी बोथ स्प्रेड एंड सॉरी रेस्ट ऑपरेटर थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे जावास्क्रिप्ट की ES6 में, और दोनों को हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिपल डॉट से। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, आपकी वैल्यूज़ को स्प्रेड करता है एक एरे में या स्ट्रिंग में और अक्रॉस वन और मोर आर्ग्यूमेंट्स, मतलब कितने भी हो सकते हैं, इट डजंट मीन। रेस्ट ऑपरेटर अलाउ करता है टू पास एन इनडेफिनेट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन बाय कॉलिंग बाय एक्यूमुलेटिंग देम इनटू एन एरे। हमने बताया ना अभी कि अगर आपको फंक्शन में नहीं पता कितने आर्ग्यूमेंट्स आएंगे तो आप सिंपली वहाँ पे रेस्ट यूज़ कर सकते हैं। रेस्ट करेगा क्या कि उनको एक एरे में, बेसिकली एक ही एरे में उनको कंडेंस कर देगा और आप उसको फिर इजीली यूज़ कर सकते हो। सबसे ज़्यादा तो हम यूज़ करते हैं स्प्रेड, वैसे रेस्ट को भी हम यूज़ करते हैं लेकिन उसके बहुत स्पेसिफिक केस यूजेस है, तो आपको पता दोनों ही होनी चाहिए। देखो ठीक है, क्योंकि दोनों ही काफ़ी अच्छे फीचर्स थे। अब रेस्ट ऑपरेटर अलाउ करता है पास इंडेफिनिट नंबर, देख लिया। बोथ रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर हैव द सेम सिंटैक्स इन जावास्क्रिप्ट बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़। और इस चीज़ को याद रखना, ये चीज़ भूल नहीं जाना कि भाई दिखते दोनों सेम जैसे है लेकिन दोनों का काम अलग है। स्प्रेड ऑपरेटर एक्सपेंड करता है वैल्यू को या तो एरे में या फिर स्ट्रिंग में एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट, एरे या स्ट्रिंग का करेगा, जबकि रेस्ट क्या करेगा, उनको कंडेंस करता है एक एरे के अंदर। ठीक है जी। यूजर स्पेसिफाइड डेटा का मतलब है इस लाइन में कि भाई जो भी यूजर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है इस एग्जांपल में, ठीक है, इस फंक्शन में। सो ये था रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, थैंक यू।